नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी खुशकिस्मत। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खुशकिस्मत। इन दिनों खुदा अपने खिलाफ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। चाहे सीधी करवट सो चाहे उल्टी, दिन बुरा ही बीतता है। अपन भी ज़्यादा दुखी नहीं होते। शुरू से लस्टम पस्टम जीने के आदी जो हुए, देह दर्द का दुतल्ला बनी हुई है। अब अगर घुटने नहीं चलते, पीठ में दर्द है, नींद नहीं आती तो क्या हुआ? अपन अपने से कहते हैं, जरा याद करो 4 साल पहले का वह दिन, जब कॉलेज में अच्छी भली बैठी फीस का हिसाब मिला रही थी कि एक अभिभावक ने तुम्हारी ही मेज से उठाकर तुम्हारा पेपर वेट तुम्हारे सिर पर मार दिया था। कैसे खून फल्ला पड़ा था। एक हाथ से सिर से गिरती खून की मोटी धार रोकते, दूसरे हाथ से घंटी कसकर दबाते तुम कैसी तिलमिलाई थी। चोट से कम, अपमान से ज्यादा कि तुम्हारे ही दफ्तर में तुम्हारे ही सामने बैठा तुम्हारी छात्रा का बड़ा भाई तुम्हें तुम्हारे ही पेपर वेट से मार गया। उसने मैदान से उठाकर ईंट का अद्धा मारा होता तो तुम्हें इतना बुरा न लगता। तुम सोचती गुंडा था, जेब में अद्धा लेकर न चले तो क्या गुलाब का फूल लेकर चले। मियाँ की जूती मियाँ के सिर वाला मुहावरा क्या इसी तरह समझ में आना था। बुरा इस बात का भी लगा था कि उस लड़के की एक नहीं 3 बहनें तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती थीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों में। तीनों की उम्र थी 19, 20 और 21। लड़के की उम्र थी 22.25। लेकिन अभिभावक के खाने में तीनों बहनों ने विवेक सिंह का नाम लिख रखा था। लड़कियों के दाखिले के वक्त भी तुमने ऐतराज किया था कि 19, 20 और 21 की देखभाल 22 कैसे कर सकता है। इस पर लड़कियों ने मुंह बनाकर कहा था, बिल्कुल कर सकता है। तुम चुप हो गई थी क्योंकि तुम्हें तजुर्बा था कि लड़कियों की देखभाल तो 4 साल के भाई के हाथों में भी सौंपी जाती थी। विवेक सिंह की औचक घात की वजह यह थी कि 3 में से एक बहन का द्वितीय वर्ष का परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ था। अघोषित परीक्षा फलों के लिए 3 बार छोटे बाबू यूनिवर्सिटी दौड़ चुके थे, निष्फल। अभिभावक ने कई चक्कर लगाए थे। अब जब परीक्षा फॉर्म जाने वाले थे, उसने जिद पकड़ ली थी, मेरी बहन का बीए कैसे पूरा होगा? कल को इसकी शादी नहीं होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मैडम, आप इसे फॉर्म भरवाइए, इसका साल खराब ना जाए, जिम्मा आपका है। इसे किस क्लास में डालूं, दूसरे या तीसरे साल? तुमने पूछा था। तीसरे में डालिए, यूनिवर्सिटी की फलाने की। वीसी को हम देख लेंगे। तुम्हें लड़का असभ्य लगा था, उसका बोलने का तरीका नागवार। तुमने जरा तन कर कहा था, तुम नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं करोगी। फिर तुम रजिस्टर में छात्राओं के नाम गिनने लगी थी। लड़का बैठा रहा था, तुम्हें कुछ भी खटका नहीं था। अभिभावक अक्सर उठने में देर लगाते थे। तुम्हें नहीं पता कब उस लड़के ने तुम्हारी ही मेज से तुम्हारा पेपर वेट उठाया और निशाना लगाया। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि तुम्हारे आसपास मंडराने वाले चपरासी और दाई, टीचरें और बाबू सब कहाँ मिला गए थे। 12 बजे की धूप में सब कहाँ चले गए थे, जबकि सुबह 10 बजे भी किसी बाबू या चपरासी को काम पर बाहर भेजना तुम्हारे लिए कभी आसान नहीं रहा। अक्सर चपरासी कहते, हमारी साइकिल टूटी हुई है, कहें तो रिक्शे से चले जाएं। बाबू पेट पकड़कर पेचिश का बहाना करते। तुम खलबलाती बिलबिलाती शेरनी की तरह उन्हें घूरती, पर उनका कुछ बिगाड़ न सकती। उस खूनी दिन तुमने घंटी तब तक बजाई जब तक वह खराब न हो गई। कोई नहीं आया। तुम लपक कर गलियारे के सामने वाली कक्षा में गईं। लड़कियां और प्राध्यापिका तुम्हारा रक्त रंजित चेहरा देखकर चीख पड़ी। उन्हें लगा तुम्हें गोली लग गई है। तुम वापस भागकर अपने दफ्तर में पहुंच फोन मिलाने लग गई थी। तुम्हें अपने बहते खून की परवाह नहीं थी। तुम्हें बैरहना इलाके की पुलिस चौकी पर ज्यादा यकीन था।
कॉलेज का पुस्तकालय प्रभारी तुमसे ज्यादा समझदार था। वह भागकर पड़ोस का डॉक्टर बुला लाया। डॉक्टर ने खून से लिथड़े तुम्हारे बाल, चेहरा और गर्दन साफ की और सलाह दी कि तुम्हें तत्काल अस्पताल जाना चाहिए। चोट गहरी थी और उसमें टांके लगाए जाने थे। किसी ने तुम्हारे घर पर खबर कर दी। तुम्हारे पति और बेटे ने आकर दफ्तर से गलियारे तक खून की लकीरें और धब्बे देखकर सोचा कि तुम्हें पुलिस से पहले चिकित्सा की जरूरत है। वे तुम्हें अस्पताल ले गए। तुम भी अजीब चीज हो कि जब तक कॉलेज की हद में रही तुम घायल होकर भी चौधराहट दिखाती रही। तुमने फीस के रुपए अपने सामने बड़े बाबू से गिनवाए, रजिस्टर की गिनती से मिलवाए, यूनिवर्सिटी के प्रपत्र सौंपे और अपनी डायरी पर्स में डाली। जैसे ही तुम कार में बेटे की बगल में बैठी, कार कॉलेज के फाटक से बाहर निकली कि तुम निढाल होकर लुढ़क गईं। अस्पताल पहुंचकर तुम्हारे अंदर पहिया कुर्सी पर बैठने लायक भी ताकत शेष नहीं थी। तब तुम लोगों को एक गंदा सा स्ट्रेचर दिखाया गया जिसे पकड़ने वाला सहायक नदारद था। घर के लोग न होते तो तुम अस्पताल के अहाते में संज्ञा शून्य पड़ी रहती। यह शहर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल था जो मेडिकल कॉलेज से संबद्ध था। अस्पताल में फैली गंदगी, लापरवाही और लीचड़पन का वहां के डॉक्टरों की अनुपस्थिति, नर्सों के अनमनेपन और सहायकों की कामचोरी से अद्भुत सामंजस्य था। इन्हीं सब के बीच वह आपात कक्ष था जिसमें तुम डॉक्टर के इंतजार में लेटी थी। तुम एक सरकारी कॉलेज में कर्तव्य पालन के दौरान घायल हुई थी, लेकिन सरकारी डॉक्टर की गिनती में यह सब बातें गौड़ थीं। उसका कहना था, पहले घायल को थाने ले जाकर प्रथम सूचना रपट लिखाइए, उसकी नकल यहां जमा करवाइए। उसके पहले हम इन्हें न देखेंगे न छुएंगे। डॉक्टर की लल्लो चप्पो करने का कोई नतीजा नहीं निकला था। उसने गर्म चाय पीते और दांतों में दबाकर बिस्कुट तोड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा कि वह किसी मरीज के लिए अपने नियम नहीं तोड़ सकता। बेटे को बेकाबू गुस्सा आया और वह डॉक्टर को मारने के लिए लपका था। तुम्हारे पति ने उसे लपक कर पकड़ लिया, अन्यथा उस दिन 2 पुलिस रपट लिखी जाती। हारना तुम्ही को था, यह तुम सबको पता था। घर वालों के सहारे से तुम एक निजी क्लिनिक में पहुंची थी जहां रात 10 बजे तुम्हें शल्य चिकित्सा उपलब्ध हुई। तुम्हारे सिर पर 26 टांके लगे थे। सिर पर पट्टियों का मुकुट लगाए तुम घर लौटी थी। रात भर लेटना मुहाल था, सोने की कौन कहे। घर के लोग पूरे दिन की दौड़ भाग और दुश्चिंता से निढाल होकर लेटते ही सो गए। तुम्हारे मस्तिष्क में वही दृश्य रिवाइंड हो होकर घटित होता रहा। लड़के का तुम्हारे सामने बैठना, इसरार करना, तुम्हारा इनकार करना और उसका आक्रमण। तुम्हारी स्मृति में वे क्षण भी आते रहे जब इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारे घंटी बजाने से कोई पास नहीं फटका। तुम्हारे पास इस वक्त गर्व करने योग्य कुछ नहीं था। 30 साल की नौकरी में तुमने यह ततैया हार कमाई थी। तुम्हें इस बात की अकड़ थी कि तुम विद्यार्थी वर्ग को पूरी तरह समझती हो। तुम्हारी दूसरी अकड़ थी कि कॉलेज पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है। दोनों दावे पिलपिले निकले। यह दुर्घटना सुबह के अखबारों में तीसरे पृष्ठ की सचित्र खबर बनी। खून के धब्बों से भरी तुम्हारी शक्ल, कार्यालय का फर्श और मेज हादसे का हौलनाक बयान पेश कर रहे थे। परिचित अपरिचित सभी चिंता में दौड़े आए। कॉलेज के वे कर्मचारी जो उस दिन पास नहीं फटके थे, घर पर आए। थाना प्रभारी आकर वचन दे गया कि अपराधी को 24 घंटों में पकड़कर आपके कदमों में बिठा दूंगा। मित्र हितैषी पूरे दिन दिलासा देते रहे। मित्रों ने कहा, बड़ी खैर हुई उस लड़के के पास कट्टा नहीं था। आजकल तो स्कूली बच्चे भी रखने लगे हैं। कुछ और मित्रों ने कहा, वह आप पर तेजाब भी डाल सकता था। जगह जगह मिलते हैं एसिड बल्ब। एक हितैषी सुल्तानपुर के थे। वे विस्तार से बताने लगे कैसे वहां गा वर्ग की नियुक्ति को लेकर एक असफल अभ्यर्थी ने कॉलेज प्राचार्य को तलवार से काटकर मार डाला था। उस कॉलेज में 2000 छात्र पढ़ते थे। 100 से ऊपर प्राध्यापक काम करते थे। दोपहर 12 बजे यह घटना घटी जब सब मौजूद थे। मित्रों ने फैसला सुनाया, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लड़का चोट कर भाग गया, न गोली चली न बम।
यह दुर्भाग्य के बीच से निकलता हुआ सौभाग्य था, बदली के बीच से चांद की तरह। तुम्हें लगा कि तुम्हारी हालत उन दरिद्र बच्चों जैसी है जो सारा दिन अपनी शक्ति लगाकर कूड़े में से काम की चीज ढूंढ निकालते हैं। इस लिहाज से बचे खुचे अस्तित्व को ही सौभाग्य कहा जा सकता था। टांके टूटने तक बिस्तर पर पड़े रहना था, पर दिमाग कहाँ पड़ा रहता, वह तो भटकता रहता, कभी किसी सवाल का जवाब पाने तो कभी किसी अधूरी बात को पूरा करने। रह रहकर मन में यह जिज्ञासा उठती कि पुलिस की पकड़ में वह हमलावर लड़का आया या नहीं। थाना प्रभारी वचन देने के बाद सिरे से गायब था। इस बीच तुम तक खबरें उड़ उड़कर आती रहीं। वह लड़का सिविल लाइंस में कॉफी पीता दिखा। वह लड़का विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा में बैठा मिला। उस लड़के ने हाई कोर्ट के जज के यहाँ शरण ले रखी है और जज उसका मामा है। यद्यपि तुम महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में पैदा हुई थी, तुम्हारे अंदर इन दिनों क्षमा जैसी किसी भावना का संचार नहीं हुआ था। तुम्हें अपनी तर्क क्षमता पर भरोसा था। तुम उसे कानून के हाथों में नहीं, अपने हाथों सौंपना चाहती थी। तुम चाहती थी कि सिर की पट्टियां खुलने से पूर्व वह एक बार तुम्हारे सामने लाया जाए कि तुम उससे पूछ सको, क्यों विवेक, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? बहरहाल ये सब ख्याली पुलाव हैं और बिस्तर पर पड़े पड़े जी भरकर खाए जा सकते हैं। एक क्या, कई विवेक सिंह छुट्टे घूम रहे हैं। शिक्षकों के पिटने और मरने की खबरें पृष्ठ 3 का भी मैटर नहीं बनती। अखबारों को इससे अधिक चटपटी हिंसा चाहिए, जिससे रात 11 बजे का सनसनीपूर्ण समाचार सजाया जाए। मित्र हितैषियों का आना अभी थमा नहीं था। सिर के 13 बाहरी टांके टूट गए और अंदर के 13 अपने आप घुलने के लिए छोड़ दिए गए। केश विन्यास हमेशा के लिए बिगड़ गया, लेकिन हार्दिक बधाई मिलती नहीं। कितनी लकी हो तुम, सिर पर चोट खाकर भी बच गईं। तुम्हें याद आती रही इससे भी बड़ी खुशकिस्मतियां जब तुम बच गईं। 1.5 साल की उम्र में तुम 3 जानलेवा बीमारियों से लड़कर बच गई थी। चेचक, गर्दन तोड़ बुखार और डिप्थीरिया को पछाड़ तुम तभी खुशकिस्मतों की जमात में शामिल हो गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।